तो नीट वालों कुछ दिन ही बाकी है आपके पेपर के अंदर और हम कर रहे हैं यहाँ पर फटाफट से सारे चैप्टर्स के वन शॉट क्विक रिवीजन और फिर उसके बाद में मैं लेके आने वाली हूँ माह मैराथन, जिसके अंदर मैं कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट्स जो है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 3 से 4 घंटे में, इनऑर्गेनिक सिमिलरली फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लास्ट टाइम पे करवाने वाली हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन से आपके आ सकते हैं। हम ऑर्गेनिक के अंदर नॉमेनक्लेचर, आपका आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जो कि बेसिक होता है लेकिन उससे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। उसके अलावा आपका जीओसी वाला पार्ट जो कि आपका एक मेजर पार्ट है जिससे आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लाइक एसिडिक कैरेक्टर, आपका बेसिक कैरेक्टर, आपका डायपोल मूवमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपको डरा देने वाली चीज, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपको समझ में तो हमेशा आ जाता है पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप ढंग से उसे अप्लाई नहीं कर पाते। रिएजेंट्स जो होते हैं वो आप अटैक, यहाँ पर कौन सा किसके अंदर रिएजेंट लगेगा वो आप समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना क्या है बच्चा हमें, इसके अंदर आप मान के चलिए मैं आपकी ऑर्गेनिक की लगभग 60 to 70% रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट ये जो 1.5 घंटा 1 घंटा आपका जाने वाला है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। तीसरा हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा हम लेके चल रहे हैं यहाँ रीअरेंजमेंट, जो इसी के बीचों बीच का कहीं ना कहीं पर घूमता फिरता पार्ट है। और जो मेजर पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो अपना जो बेसिक गेम चलेगा वो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को खेलते हुए चलेगा, जिसके अंदर हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर फर्दर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पर हम लेने वाले एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हम E1 और E2 पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर मैकेनिज्म के अंदर क्या कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर फिर हम यहाँ पर क्या डील करने वाले हैं बच्चा, कि ऑर्गेनिक में आगे कैसे भागा जाता है, पीछे कैसे आया जाता है। इसका मतलब क्या है, एल्केन से आप एसिड तक कैसे पहुंच सकते हैं और एसिड से आप एल्केन तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन में लेके चल रही हूँ ए पार्ट, मान लीजिए आप इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से क्या पता पड़ रहा है बच्चा यहाँ पर, कि न्यूक्लियोफाइल जो हो रहा है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। और कौन कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल ही कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब एल्काइल हैलाइड की किसी उसके कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर लाइक एक्स हट के यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका, एक्स हट के यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया और एक्स ग्रुप जो हो गया वो यहाँ पर आपका साइड में निकल गया। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ रिएक्शन का। अब यहाँ पर ये एक्स जो है, लाइक अगर ये हेलोजन है तो लिविंग ग्रुप हम इसे बोलते हैं। लिविंग ग्रुप का जो आपका ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयोडीन सबसे पहले निकलेगा, देन ब्रोमीन निकलेगा, देन क्लोरीन निकलेगा, देन F माइनस निकलेगा। ये हमारे पास में यहाँ पर लिबरेट होने का इनका ऑर्डर हो जाएगा। अब दूसरी बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे पता पड़ेगा। न्यूक्लियोसिटी के ऑर्डर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिन लोगों ने मेरा जीओसी का लेक्चर देखा है, मैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वहां सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम यहाँ सीधा रिएक्शन पे बात करेंगे। ये हमारे पास में बेसिक रिएक्शन हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दिस इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर this is take place in presence of aqueous base। aqueous base OH माइनस यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि X को यहाँ से लिबरेट कर रहा है। अब ये रिएक्शन इतनी आसान तो नहीं है जितनी दिख रही है। ये हमारे पास में दो मैकेनिज्म होती है, या तो SN2 होगा या फिर यहाँ पर SN1 होगा। SN1 जो होता है ये आपका होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सिमिलरली बायमोलिकुलर होता है हमारे पास में यहाँ पर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पेपर का SN1 और SN2 का एक क्वेश्चन जो होता है जनरली पेपर में सेट होता ही होता है कि SN1 SN2 के ऑर्डर पर। अगर हम SN2 और SN1 को एक साथ में ही मैं पैरेलल समझाते हुए लेती हूँ तो शायद आपके लिए डिफरेंसेस याद रखना यहाँ पर ज्यादा इजी होगा। हम मैकेनिज्म लेके चलेंगे यहाँ पर। अच्छा देखिए, अगर हम बात कर रहे थे कोई भी एल्काइल हैलाइड था हमारे पास में, X ग्रुप है, अगर OH माइनस यहाँ पर अटैक कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपकी क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, आपका 3 हाइड्रोजन जो थे वो ऐसे कैसे हैं यहाँ पर, और जो OH ग्रुप है वो क्या हुआ, पीछे से अटैक करना शुरू हुआ, OH पीछे से अटैक करना शुरू हुआ आपका, और X माइनस जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास में ये रिएक्शन है और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड था उसमें H H H यहाँ पर लगा और पीछे OH अटैक कर गया और X ग्रुप जो हो गया वो यहाँ पर निकल गया। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, सिंगल वन स्टेप रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं यहाँ पर पॉइंट्स की, ये क्या है हमारे पास में वन स्टेप रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन है आपकी। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये वन स्टेप है तो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और जो भी बेस यूज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका 2, इसीलिए हम इसे बोलते हैं SN2, दैट इज बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब तीसरी चीज हमारे पास में आती है, ये क्या शो करता है, अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, दिस शो वॉल्टर इन्वर्जन, पिछले साल का आपका 2024 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। SN1 क्या शो करता है और SN2 क्या शो करता है एज ए स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ हमारे पास में 2 जो है ये क्या हो गया आपका वेल्डन इन्वर्जन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर हम इस पे नजर डालें और यहाँ पर हम इस पे नजर डालें, स्टार्टिंग में देखिए X ग्रुप हमारा यहाँ है और प्रोडक्ट में देखिए ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया, जो कंपाउंड था ये पूरा पूरा रिवर्स हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इन्वर्जन, और ये वॉल्टन ने दिया था तो हम बोल रहे हैं इसे वॉल्टन इन्वर्जन। तीसरी चीज हमारे पास में अगर हम बात करते हैं यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा ऑर्डर एल्काइल हैलाइड का। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ तो पहरेदारों के रहते हुए ही कोई आ रहा है ना। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, 2-3 चीजें ग्रुप प्रेजेंट है, उसके रहते रहते कोई पीछे से अटैक कर रहा है, तो इसलिए जितना ज्यादा कार्बन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करने में दिक्कत करेगा। बट अगर मैं बात करूं इसी के रेस्पेक्ट में, और अगर मैडम SN1 और SN2 में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, रिएजेंट के बेसिस पर, तो ध्यान रखिएगा पोलर अप्रोटिक रिएजेंट दिखता है कहीं पर भी तो वो क्या होते हैं आपके SN2 शो करते हैं, अप्रोटिक रिएजेंट होते हैं जो H+ रिलीज नहीं कर सकते, जैसे DMS हो गया, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड हो गया, आपका बेंजीन हो गया जिसमें H+ होता है पर वो H+ जो होता है वो रिलीज नहीं कर सकता, उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर SN, हमारे पास में इसके अंदर 2 बोल दिया, SN2 बोल दिया, अप्रोटिक बोल दिया। अब दूसरी कंडीशन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SN1 की, अब SN1 के अंदर हमारे पास में क्या है, वापस रिएक्शन सेट कर लेते हैं, CH3 है यहाँ पर, CH3 CH3X है, अगर OH माइनस अटैक कर रहा है और आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर मैं कार्बन में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करूंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर X ग्रुप है। अब ये क्या है, मैकेनिज्म वाइज होती है, स्टेप 1 इसका क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है पहले। अगर ये आयनाइज कर रहा है, जब इसका आयनाइजेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्लो स्टेप जाएगी आपकी, ये आपकी स्लो स्टेप हो जाएगी और हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और X ग्रुप यहाँ पर निकल लेगा। ये इसकी फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में हमारे पास में क्या हुआ, ये जो कार्बोकेटाइन बना इस पे OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और वो कहीं से भी कर सकता है, आगे से पीछे से कहीं से भी। ये हमारे पास में रिएक्शन हुई। अब ये क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन है आपकी,
ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1, इसलिए हम इसको बोलते हैं SN1। दिस इज स्टैंड फॉर एन SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, बच्चा सबको पता होना चाहिए ये बात, जब भी रिएक्टिविटी की बात होती है तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही जल्दी यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है उतना ही ज्यादा यहाँ पर ये क्या होता है, फॉर्म हो सकता है। और तीसरी चीज हमारे पास में यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर रेसिमाइजेशन शो करता है। SN1 क्या कर रहा है आपका, रेसिमाइजेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये OH कहीं पर भी अटैक कर सकता है। जितना इसका इधर अटैक करने का चांस है उतना ही उसका पीछे से अटैक करने का चांस है, क्योंकि ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल है हमारे पास में, ये तीनों जगह से बराबर अटैक कर सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसका मतलब डेस्ट्रो और लिवो बनने के चांसेस इक्विमोलर चांसेस है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ रेसिमाइजेशन शो करेगा। और जो रिएजेंट यहाँ पर चाहिए होता है दैट इज पोलर प्रोटिक, जिसमें से H+ आपका यहाँ पर लिबरेट हो सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स हो गए जिससे आप SN1 और SN2 को बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे यहाँ पर X ग्रुप है आपका, ये कंपाउंड है, अगर इसकी OH- के साथ में रिएक्शन करवा रहे और हमसे पूछा गया कि यहाँ पर OH अटैक कर गया, तो ये SN1 में जाएगा या फिर SN2 में जाएगा। अगर आपसे मैकेनिज्म में पूछ लिया, हमें पता है यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत होगी आने में, तो रिएक्शन SN1 में जाएगी। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, SN1 में जाएगी। बट अगर इसकी जगह ये है हमारे पास में OH- है, तो उस कंडीशन में OH अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, SN2 में जाएगी, क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप कब प्रेजेंट है। पर अगर हमारे पास में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो जनरली हम देखेंगे कि पोलर अप्रोटिक रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, या फिर आपकी पोलर प्रोटिक की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अप्रोटिक की प्रेजेंस में रिएक्शन SN2 में जाएगी और प्रोटिक की प्रेजेंस में रिएक्शन SN1 में जाएगी। आई होप आप लोगों को SN1 SN2 में जो भी कंफ्यूजन अभी तक था वो यहाँ पर सब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और भी एग्जांपल्स आपके SN1 SN2 के आ रहे हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर एक्वस बेस के साथ में, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। अगर इसकी रोना के साथ रिएक्शन करा रहे, ये याद रखने का तरीका है केवल रोना, एल्काइल हैलाइड की जब सोडियम एल्कोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो आपका जनरली ईथर बनता है जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो तो। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है, बच्चा सोचो जल्दी से क्या नाम है। और ये KCN और EGCN आपका एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो असर्शन रीजन में भी आ जाता है आपका। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये आपकी एक नेम रिएक्शन है यहाँ पर, जो कि हम आगे ईथर में पढ़ने वाले थे। KCN के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है AgCN के अंदर। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन जो होता है वो डोनर एटम होता है, जबकि यहाँ पर सॉरी कार्बन जो होता है वो डोनर एटम होता है, जबकि नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। उसकी वजह से प्रोडक्ट बदल जाते हैं, यहाँ आपका साइनाइड बनता है, यहाँ आपका आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्यों, क्योंकि KCN के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, और AgCN के अंदर आपका कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की आपकी कंडीशन है। सिमिलरली सेम एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर NaNO2 के साथ और यहाँ पर AgNO2 के साथ में, तो सेम कंडीशन सेट होती है। यहाँ पर RONO बनता है और यहाँ पर RNO2 बन जाता है। और सिमिलरली अगर इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, H नेगेटिव यहाँ से लिबरेट होता है तो RH एल्केन बन जाता है। अगर इसकी रिएक्शन NH3 के साथ में कराते हैं तो RNH2 बन जाता है। तो ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो आपको पता होने चाहिए। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है आपका जो जनरली पूछ लिया जाता है।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब आप मान के चलिए आपके पेपर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकेला अकेला भी 2 क्वेश्चन लेके आपका जा सकता है। सेकंड रिएक्शन पे आते हैं हम मैकेनिज्म में। सेकंड रिएक्शन बी पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपका क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड RX जो है वो क्या कर रहा है, जब भी हेलोजन के एल्केन ले लो, यहाँ पर बहुत ही इजी रिएक्शन होती है, CH4 है। अगर हेलोजिनेशन जैसे हमने देखा अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, अगर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो ये रिएक्टेंट को भी फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, और जब तक हम रिएक्शन को चलाते जाएंगे HCl निकलता जाएगा और गो ऑन रिएक्शन इस तरीके से यहाँ पर जब तक हम रिएक्शन को चलाना चाहे इस तरीके से चलाते जाते हैं। बट इसका मैकेनिज्म क्या है, ये 3 स्टेप में होती है आपकी चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है आपका, चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, एक मिनट, चेन इनिशिएशन के अंदर आपका हेलोजन जो होगा वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर क्या होगा, फ्री रेडिकल के अंदर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आती है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन के अंदर आपका क्या होता है, प्रोपोगेट करती है, कोई भी चेन जो होती है वो एलोंगेट करती है। इसका मतलब जब तक हम रिएक्शन को रोकेंगे नहीं, फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन को चलाना है, तो ये हमारे पास में CH3 डॉट बना और HX निकला। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमारे पास में CH3 डॉट जो है ये HX डॉट के साथ में मिलके CH3X बना लेता है। फिर दोबारा जो X निकलेगा वो रिएक्शन करता जाएगा, और जब तक हम रिएक्शन को रोकेंगे नहीं तब तक रिएक्शन चलती जाती है। और चेन टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन को रोक दो। रोक दो मतलब यहाँ पर जो भी पॉसिबल फ्री रेडिकल से जो कंबाइन करके रोक सकते हैं, जैसे H डॉट है, X डॉट बच गया, HX बना दिया, यहाँ पर CH3 डॉट है प्लस X डॉट है, इसके साथ में CH3X बना दिया। तो ये पॉसिबल रिएजेंट्स बना के हम रिएक्शन को क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब बच्चा यहाँ पर हमें मेन चीज क्या है, रिएक्शन के क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं आता। इसका क्वेश्चन जो है आपका वो क्या आता है, अगर हम नियोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, अगर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। ठीक है, इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, अब हमें तो मैडम नियोपेंटेन ही नहीं याद आ रहा भैया, IUPAC बहुत अच्छे से करके जाना, ऑर्गेनिक का सारा खेला वहीं से जुड़ता है, CH3 CH3 CH3, और ये हमारे पास में कंपाउंड ये आपका होता है नियोपेंटेन। अगर मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं मतलब H हट के Cl आएगा एक जगह। अब चारों पोजीशन यहाँ पर तो सेम हो गई, कहीं से भी हटाओ सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका ये क्या है, सिंगल एक प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका मोनोक्लोरिनेशन का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। ये आपका अभी तक क्या हुआ, 2 रिएक्शंस हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन पे आते हैं, थोड़ा दिमाग के पर्दे खोल के बैठिएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी एक साथ में ऑर्गेनिक के 50 से 60 रिएक्शन कंप्लीट कराने वाली हूँ। 50 से 60 रिएक्शन एरोमेटिक की, जिसके साथ आप चैप्टर्स में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। ESR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। बेंजीन रिंग पे यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आके आपका अटैक कर जाता है। बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो आके अटैक कर जा रहा है, मतलब H हट रहा है और इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि हाइड्रोजन खुद भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है फिर भी वो उससे रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ आपके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं करने वाली हूँ, 5 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की, सेकंड हम लेते हैं यहाँ पर सल्फोनेशन, थर्ड रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन,
अब नाइट्रेशन के अंदर हमारे पास में क्या है, बेंजीन की जब भी डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, हेलोजिनेशन में बेंजीन की हेलोजन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या AlF6 Fe(X3) ऐसा कुछ ले लेंगे जो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इन तीनों के अंदर ही हमारे पास में क्या होगा, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अटैक कौन करेगा। यहाँ पर NO2+ जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पर आपका SO3H जो होगा सल्फोनिक एसिड बनेगा, यहाँ पर आपका हेलोजन जो होगा वो आके अटैक करेगा। तो ये तो 3 रिएक्शन आपकी क्या हो गई, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए बस इलेक्ट्रोफाइल का है। जो हमने देखा कंसंट्रेटेड H2SO4 मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं अभी, SO3H अटैक करेगा, नाइट्रेशन है NO2+ अटैक करेगा, हेलोजिनेशन में X1 Al(X4- के साथ निकल जाएगा तो X अटैक करेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं इसके अंदर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, इसमें एक आता है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम पे हमें याद आना चाहिए, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप आपका अटैक करेगा। एल्काइल ग्रुप अगर अटैक करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर जब हम इसके एनहाइड्रस AlX3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पर क्या है, आर ग्रुप अटैक करता है, आर ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है। तो जनरली बेंजीन पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो आपको जनरली एल्काइलेशन यहाँ पर याद आना चाहिए। और इसी तरीके से ये आता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, बेंजीन जो है जब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है यहाँ पर या तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, आपको दोनों रिएजेंट याद होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ कोई एनहाइड्रस AlCl3 ले लो यहाँ पर, तो दोनों में प्रोडक्ट जो है आपके सेम बनेंगे। यहाँ दोनों में प्रोडक्ट क्या है आपके सेम बनते हैं, COCH3 यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनॉल। कन्वर्जन में कोई गलती ना हो इसलिए हमें याद होनी चाहिए नाम, इधर HCl लिबरेट हो जाएगा और इधर CH3COH लिबरेट हो जाएगा, बस डिफरेंस ये अटैक करते टाइम पे। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है बच्चा, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैक करेगा, सल्फोनेशन में SO3H अटैक करेगा, हेलोजिनेशन में X ग्रुप अटैक करेगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R ग्रुप अटैक करेगा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका CH3CO ग्रुप अटैक करेगा। तो ये हमारे पास में ओवरऑल क्या हो गई 5 रिएक्शन। मैडम आपने तो बोला था 50, अब मैं कराऊंगी आपको 50 रिएक्शन के दर्शन। उससे पहले आप समझिए, अगर आपने देखा होगा जिन लोगों ने 12th भी दे दी, अब तो बच्चों तुम लोगों ने, अगर जैसे फिनॉल है, फिनॉल की आप डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं जो आपकी फिनॉल की 12th की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, अभी भी बताया मैंने। जब आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इसका मतलब NO2 अटैक करना तय है, लेकिन कहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा है, इसका मतलब NO2 आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, यहां पर क्या होगा ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। और दिस आर, ये तो एक अलग भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ऑर्थो एंड पैरा जो नाइट्रोफिनॉल हो उसको कैसे सेपरेट आउट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर स्टीम डिस्टिलेशन से। सिमिलरली अगर सेम रिएक्शन अगर हमारे पास आ रही है बेंज एल्डिहाइड की कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, वो ही डाइल्यूट HNO3 के साथ, पर यहाँ पर हमारे पास में बच्चा क्या बनेगा, CHO ग्रुप है, यहाँ पर मेटा पे अटैक करेगा, ये लेने वाला ग्रुप है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑटोमेटिकली कहाँ मेटा पे बढ़ गई, तो इसका मतलब NO2 ग्रुप जो होगा आपका यहाँ अटैक कर जाएगा। ऐसी कितनी ही रिएक्शंस होंगी और हम कितना ही रटेंगे, ऐसा है ना खेल। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर बेंजीन है जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये बेंजीन, ठीक,
अब यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब ग्रुप क्या होगा, या तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा मतलब प्लस आर वाला होगा, या फिर वो क्या होगा माइनस आर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग में से ले रहा है। अगर प्लस आर वाला ग्रुप है इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ इंक्रीज होगी, ऑर्थो पैरा पे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। माइनस आर वाले ग्रुप जो होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर मेटा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पैरा की जगह ऑर्थो पैरा पे, या फिर हम ये बोले तो ज्यादा सही होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी ऑर्थो पैरा पर, सो दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये क्या हो जाएंगे आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पर। अब समझिए देने वाले ग्रुप के नाम पे अगर हम चैप्टर वाइज चले, बेंजीन हमने कर लिया, फर्स्ट चैप्टर में अगर हम टॉलिन लेते हैं आर ग्रुप देने वाला हो गया। उसके बाद में अगर हम हेलोजन्स पे आते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद में फिनॉल हो गया आपका, फिर आप उसके बाद में ईथर ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप अमाइंस ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर OH हो गया, CH हो गया, NO2 ग्रुप तो लेने वाला हो गया, यहाँ पर आप CHO ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ले लीजिए, NO2 ग्रुप ले लीजिए। ये हमारे पास में कुछ कुछ रिएक्शंस हो गई जो सबसे ज्यादा यूज होगी ऑर्गेनिक में। हर चैप्टर में जैसे हेलोजन लगा दिया, नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब कुछ करा दो, ऑर्थो पैरा पे अटैक करा दो, तो पांचों रिएक्शन हम बहुत आराम से बना सकते हैं। हर कंपाउंड ये 5 की 5 रिएक्शन शो करेगा, जबकि एनिलीन में से 2 केस नहीं होते, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये टोटल आपकी क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हमारे पास में कंपाउंड्स, उसकी 45 रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है और 5 रिएक्शन हम कर चुके हैं, हो गई 50 रिएक्शन कंप्लीट। हमारी कॉन्सेप्ट समझना था आपको केवल। अब इसमें कुछ वेरिएशन वाले केस भी जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल जो होता है वो एसाइलेशन ऑर्थो पैरा पे नहीं करता, हाईली एसिडिक होने के कारण ये क्या करता है यहाँ पर बेंजीन में OCOCH3 जो होता है इसके सर पर आके बैठ जाता है और यहाँ पर ये इस तरीके से ईस्टर बना लेता है। सिमिलरली अगर हम सैलिसाइलिक एसिड, किसी को याद है क्या सैलिसाइलिक एसिड कौन सी रिएक्शन से बन रहा था, अगर हम इसकी सैलिसाइलिक एसिड की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस केस के अंदर यहाँ पर OCOCH3 यहाँ पर अटैक कर देगा और COH ग्रुप यहाँ अटैक कर देगा, इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन। ये कुछ वेरिएशन वाले केस है जो हमें पता होने चाहिए। अगर एक्सेस के अंदर हमारे पास में जैसे NH2 है, हमारे पास एक्सेस लिखा हुआ है, 3Br2 लिखा हुआ है, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब Br जो होगा वो ऑर्थो पैरा मेटा ऑर्थो पैरा पर एक साथ अटैक कर देगा। यहाँ पर Br यहाँ तीनों जगह एक साथ अटैक कर देगा, जब भी आपको और एक्सेस में ब्रोमीन लिखा हुआ है अगर, तो उस कंडीशन में एक साथ अटैक कर देगा। ये कुछ एग्जांपल से, इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक कंडीशन हमारे पास में होती है, अगर फिनॉल की अगर रिएक्शन हम करवा दें एक्सेस की में यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, एक्सेस में ले लिया हमने से, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग ना अटैक करके ये एक साथ अटैक कर देता है और इसको हम क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये कुछ कंपाउंड से आपकी रिएक्शन से पिक्रिक एसिड, एस्प्रिन, ये आपके डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं। सिमिलरली एनिलीन की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें लगता है ऑर्थो पैरा पे बनना चाहिए, सही तरीका तो वो ही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट बना लेता है। ये वापस आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर NH2 है, ऑर्थो पे भी NO2 अटैक करता है, मेटा पे भी करता है और पैरा पे भी करता है। पैरा एज यूजुअल सबसे ज्यादा होता है 51%, ये आपका होता है 47% और बचा हुआ 2% केवल ऑर्थो होता है। जबकि एक पॉइंट और याद रखना, एनिलीन जो होता है वो कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। ये एनिलीन नाइट्रोनियम आयन जो सॉल्ट के साथ में यहाँ पर मिलके एनिलियम आयन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाता है,
तो वो कभी भी यहाँ पर क्या होता है, नहीं करता। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ बच्चा, ना बात करने का टाइम है, ना शायरियां मारने का, ना गप्पे मारने का, ना आपको एंटरटेन करने का। आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, और इस कम से कम टाइम पे अगर हम किसी वीडियो पे स्विच कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलना चाहिए कि आपके हर एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन सेट हो। इस तरह के वीडियोस को आपको चूज करके देखना है। मेरी कोशिश रहेगी ये लेक्चर देखने के बाद में आप कम से कम एटलीस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पेपर में निकाल सके। 6-7 क्वेश्चन भी निकल जाते हैं केवल इस पोर्शन से, जितना मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कवर करवा दूंगी। बच्चा इतनी मेहनत मैं भी कर रही हूँ आपके साथ, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीट केमिस्ट्री बूस्टर मैंने अलग से एक चैनल बना रखा है जिसमें केवल केमिस्ट्री के मैं पूरा नीट की तैयारी करवा रही हूँ। सारे वन शॉट्स उसमें डल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे महामैराथन चलने वाला है, एंड तक नीट के पेपर के साथ में तक मैं आपके साथ लगी रहूंगी। अगर आपकी और मेरी वाइब्स मैच करती है, इन केस ऐसा होता है ना, हर टीचर को हर बच्चे के साथ में नहीं बैठता, या बच्चे का टीचर के साथ नहीं बैठता। अगर मैच करती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे मेरे साथ में लगे रहिए। चलिए, ये हमारे पास में क्या बात हुई, पूरा का पूरा ESR हो गया, जिसमें लगभग नाना करते भी हमने 60 to 70 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर ली विद ऑल वेरिएशंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज एडिशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसके हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर सेकंड हम आ जाते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर तो हम फटाफट से चीजें समझते हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ESR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज EAR। जब भी देखो एल्कीन, इसके साथ में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ भी ले लो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, एक जगह E और एक जगह NU अटैक कर जाएगा। ये हमारे पास में नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। बट अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास में एल्कीन आ गई, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया लाइक इन प्रेजेंस ऑफ HBr के प्रेजेंस में आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये टूटा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल ऐसे बनेगा। दोनों बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा। अगर हमारे पास में रिएक्शन जो है वो उल्टी तरीके से टूट रही है, अगर ये ऐसे टूट रही है, तो उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। हमें पता है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट यही लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मैं स्टेबिलिटी लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये मोर स्टेबल है कार्बोकेटाइन उसके कंपेयर में, तो उस कंडीशन में सेकंड स्टेप में Br जो होगा वो क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा। और ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं करेगा, प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा, बट ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उस पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टीली आके स्टेबल होता है और वो ज्यादा अटैक करता है, और इसको हम बोलते हैं मार्कोनिफ्स रूल। मार्कोनिफ्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आके अटैक करेगा जिसपे मोर अल्काइल ग्रुप या लेस हाइड्रोजन है, या फिर जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो उस पे आके ये क्या करता है, अटैक करता है। बट अब यहाँ पर भी आपके दो केस बन जाने। अगर हमारे पास में यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक केस लिया हमने वो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पे है नो लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे HBr हो गया, H2O हो गया, CH3COOH हो गया, ऐसे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर ले लिए। तो इस केस में क्या होगा, और एक केस लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे लोन पेयर है। यहाँ गेम बहुत बदलते हैं। NOCl हो गया, लाइक ICl हो गया, Hg+2 वाटर के साथ में हो गया जिसको हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं। अगर इनकी प्रेजेंस में अगर हमारी रिएक्शंस हो रही हैं तो आप समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अटैक करा था, तो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में यहाँ पर कहीं पर भी अटैक कर सकता है,
कोई यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसमें कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग होती है। अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा, हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है। दोनों में से कोई भी चीज बन सकती है, मतलब एंटी भी प्रोडक्ट बनता है और सिन भी प्रोडक्ट बनने के यहाँ पर चांस है। बट अगर इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर लोन पेयर है वो काया पलट देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पे आपके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेगा, इसे शिफ्ट होने का टाइम नहीं देगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग आपकी नहीं होगी। अगर कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग बच्चा नहीं होगी, इसका मतलब हमारे पास में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हमेशा पीछे से करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिच है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पेयर लेके बैठा हुआ था, तो इस कंडीशन में ये हमेशा रिपल्शन की वजह से पीछे से अटैक करेगा और यहाँ पर हमेशा एंटी एज अ प्रोडक्ट बनेगा और कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग आपकी नहीं होनी है। फिर अगर हम बात करते हैं फ्री एडिशन रिएक्शन की, यहाँ पर मैकेनिज्म में केवल क्या बदल जाता है, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग बनता है, लाइक HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो CH3 CH2 CH2 Br जैसे आ गया, ये हमारे पास में क्या होगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोर फ्री स्टेबल फ्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री पे यहाँ पर बनता है। इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिस रूल, या इसी को हम बोलते हैं क्रैश इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप हाइड्रेशन के और HBr के साथ में रिएक्शन के, मतलब एल्काइल हैलाइड की सारी प्रिपरेशन, यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन अल्कोहल की, कुछ प्रिपरेशन और एल्कीन चैप्टर की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी इसी में कवर कर चुके होते हैं। कैसे, समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है यहाँ पर इस तरीके का, ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैंने इसका नॉर्मल हाइड्रेशन करवाया एसिडिक मीडियम में, दूसरा मैंने इसका हाइड्रेशन करवाया Hg+2 के साथ, और तीसरा मैंने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन दे दी B2S6 के साथ। जिन बच्चा लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया, होल्ड करिए, पॉज करिए, आंसर निकालिए, तो आप डन डनाडन सेट है इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के साथ। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं है, मतलब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग होगी, इसका मतलब यहाँ पहले पॉजिटिव आया था वो शिफ्ट होके आपका कार्बोकेटाइन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा OH जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आके अटैक करेगा। सेकंड, Hg+2 है, इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर आ गया, इसका मतलब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग नहीं होगी, इसका मतलब जहां पर दिख रहा है प्रोडक्ट आपका वहीं पर बनेगा, अल्कोहल अल्कोहल चेंज हो रहे हैं, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जा रहा है, इसका मतलब OH जो होगा बिना सोचे समझे दूसरी फ्री रेडिकल पे उसको 1 डिग्री पे लगा दो। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं सारी रिएक्शन को जोड़ने तोड़ने में। दूसरा हम इसके अंदर लेके चलते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या टाइम हो रहा है आपका, 38 मिनट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम अच्छा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोबारा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली चीज कार्बोनिल कंपाउंड पर अप्लाई होती है, ENU अगर हमारे पास में है, ये क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता जाएगा। पहले क्या होगा, यहाँ पर कौन अटैक करेगा, दोनों में से करेंगे तो दोनों, पर पहले कौन अटैक करेगा ये इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। यहाँ पर हमारे पास में पहले क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मोर स्टेबल होता है तो उसकी वजह से इंटरमीडिएट जितना स्टेबल उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमारे पास में मैकेनिज्म हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, अल्काइल हैलाइड की, एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन के कंपेयर में, ये कॉमन एग्जांपल हमारे पास में एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ ली जाती है, और इसको हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइदर स्टेरिक हिंड्रेंस
या तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर बताते हैं या प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पर उतनी ही दिक्कत आएगी, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, HCN के साथ में रिएक्शन, NaHSO3H के साथ में रिएक्शन, डायोल के साथ में रिएक्शन, यहाँ पर मरकैप्टल के साथ में रिएक्शन। ये हमारे पास में कुछ इसके कॉमन एग्जांपल से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ। जब कार्बोनिल कंपाउंड की HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, यहाँ पर OH अटैक कर जाएगा, यहाँ CN अटैक कर जाएगा, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पर, साइनोहाइड्रिन। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर भी आपके प्रोडक्ट जो होते हैं बदलते जाते हैं, जो हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में और डिटेल में, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में और डिटेल में ले लेंगे। उसके अलावा एक इसकी कॉमन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से आपका H2O निकल जा रहा है और यहाँ हमारे पास में NHZ ग्रुप है। अब यहाँ पर Z में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें बदलेगी। अगर H होगा तो अमोनिया से इमीन बन गया, अगर यहाँ पर OH हो गया तो हाइड्रोक्साइड से आपका ऑक्साइन बन गया, अगर आपका NH2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजीन होगा तो हाइड्राजोन बन गया, अगर यहाँ पर एज ए बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपका सेमी कार्बाजाइड होता है जो सेमी कार्बाजोन बना देता है। इस तरह से आपकी एक टेबल है यहाँ पर, जो कि आपको वापस कार्बोनिल कंपाउंड में मैं आगे कराने वाली हूँ। मैकेनिज्म हम यहाँ पर पूरा समझ चुके। इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जो बहुत ज्यादा काम आएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल। ग्रिग्नार्ड का तो बच्चा एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड का आ लिया ना तो आप कैसा भी क्वेश्चन फंसा दो उसमें आप गलती नहीं करोगे उसके अंदर। तो यहाँ हमारे पास देखिए नेगेटिव है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ये टूटा यहाँ पर, इस पे क्या आया पॉजिटिव आया और इस पे हमारे पास में क्या आया नेगेटिव आया। अब हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है R ग्रुप जो होगा, ये अकेली ऐसी रिएक्शन है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव R के ऊपर नेगेटिव, और ये मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यहाँ कार्बन, पहली बात तो ये क्या होता है, एज अ कार्बो एनायन बिहेव करता है, जनरली कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करता है, यहाँ कार्बो एनायन की तरह बिहेव करता है। अब R ग्रुप जो होगा वो यहाँ अटैक कर गया, OMgX यहाँ अटैक कर गया, और इसकी जब रिएक्शन करवा देते हैं हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, H इधर OH इधर अटैक कर जाएगा, आपका यहाँ पर OH हो गया और R ग्रुप हो गया, और MgXOH जो हो गया वो आपका यहाँ पर इस तरीके से लिबरेट हो गया। यहाँ तक अब समझिए क्या डिफरेंस। अगर मैंने बोला यहाँ पर H और H है तो यहाँ पर भी HH आएगा और यहाँ पर भी H और H आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास में RSCHO है तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, RCH2OH बनेगा। अगर हमारे पास में RCHO है तो आपका क्या बनेगा, CHR यहाँ आके अटैक करेगा और O अटैक करेगा। दिखा देती हूँ एक बार, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर R ग्रुप है और इधर H है, अगर हम बोल रहे हैं R ग्रुप है और हम बोल रहे हैं यहाँ R ग्रुप है, ये अगर आपका R ग्रुप है तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। इसी रिएक्शन में मैं तीसरी चीज भी दिखा देती हूँ, आपको कलर बदलना बहुत जरूरी भैया इसमें। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर भी आपका R है और यहाँ R आ गया और इधर आपका साथ में R आ गया और इधर आपका यहाँ पर भी R आ गया, तो क्या बनेगा, अगर हमारे पास में कीटोन है इस कंडीशन में तो आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा, और यहाँ आपकी अल्कोहल की काफी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है प्रिपरेशन की, और एल्डिहाइड और कीटोन की काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आने वाले चैप्टर्स में हमें कुछ नहीं पढ़ना बच्चा, मैं सारा का सारा निचोड़ आपको इसी लेक्चर में दे रही, ये मान के चलिए आने वाले चैप्टर्स में तो हम सिर्फ नेम रिएक्शन पे खेलेंगे, इसके अलावा ऑर्गेनिक में आगे खेलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सारा गेम जो है वो हमें यही खेलना है और यहीं से स्कोर उठाना है ऑर्गेनिक के अंदर। चलिए ये हमारे पास में बात होती है एल्डिहाइड यहाँ पर इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास में यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता पड़ रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, हटेगी कोई भी चीज। अगर हमारे पास में H है, यहाँ पर H है, एल्काइल हैलाइड है और H है, लेकिन अगर हमने इसकी अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा दी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या होगा,
आपका अल्फा कार्बन से तो X ग्रुप हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, एलिमिनेट होगा, और इस कंडीशन में यहाँ हमारे पास एल्कीन बनेगा और HX जो होगा वो साइड में निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड जनरली अकॉर्डिंग टू सैडजेव्स रूल। सैडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि जब भी अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन जनरली उस कार्बन से एलिमिनेट करेंगे जो ज्यादा स्टेबल हमारे पास में एल्कीन बनाएगा। जैसे अगर हमारे पास में X ये है और अगर हमारे पास में ये रिएक्शन है, अब जब हम इससे प्रोडक्ट बनाएंगे अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में, अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं या तो हम एग्जांपल में, अगर हमारे पास में या अनसिमेट्रिकल में, ये समझने के लिए ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक तो ये बन सकता है और ये हमारे पास दूसरा बन सकता है। ये मेजर बनेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमारे पास में माइनर बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था, जिन्होंने जीयूसी का मेरा लेक्चर नहीं देखा इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, मैंने सारे उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। अगर आपने बाद में मेरा वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम इस चीज को बता सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की उतनी ज्यादा। और यहाँ पर हॉफमैन रूल रखता है, हॉफमैन रूल इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ऑफ सैडजेव्स रूल। एक तरीके से हम सीधा ऐसे याद रख ले, अगर हमारे पास में लिविंग ग्रुप F- है तो उस कंडीशन में आपका हॉफमैन रूल लगेगा, या अगर आपके पास में बल्कि कोई भी बेस प्रेजेंट है, अगर कोई बल्कि बेस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, हॉफमैन रूल लगेगा। लेकिन जनरली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखी जाती है तो आपका हॉफमैन ही ये सैडजेव्स ही लगता है। अब यहाँ मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये भी आपका E1 और E2 दो टाइप का होता है, ठीक है, आपको पता होगा E1 E2, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही बनना है। तो हम इसके मैकेनिज्म पे जानना जाके हम इसके मेन कीवर्ड्स देख लेते हैं। हमें मेन ये ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बोकैटायन की आपकी शिफ्टिंग जो होगी वो होती है, यहाँ कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग वही SN1 2 की तरह ही चलता है, तो यहाँ पर नहीं होती। ऑर्डर दोनों का सेम होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ पर भी सेम होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बस मेन डिफरेंस क्या है, E2 के अंदर हमें, E2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें हमें कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं करनी है, और E1 के अंदर हमें कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग नहीं यहाँ पर कर देनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर देना है। अब कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग में कुछ भी हो सकता है, रिंग आपका एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो सकती है या 1 to मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। किसी को डाउट आ रहा हो उसमें भी तो मेरे को मैसेज करिएगा, अलग से एक क्लिप दे दूंगी मैं उसके लिए आपको। किसी को कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग भी नहीं करनी आती होगी तो, या शॉर्ट में डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में क्या हुई, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए हमने बहुत अच्छे से खेला सारी रिएक्शंस के साथ में, क्या मैं पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दूं या पूरा फ्लो चार्ट सेट कराऊं, क्या लगता है आपको? या तो हम पहले सारा का सारा लपेट ही लेते हैं, चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पूरा का पूरा खेल लेते हैं पहले, फिर ही बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। अब ऑर्गेनिक में आगे और पीछे जाने का रास्ता, मतलब एल्काइल हाइड्राइड से अल्कोहल पे पहुंचना है, अल्कोहल से एसिड पे पहुंचना है, या एसिड से एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंचना है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल पे पहुंचना है, उल्टा सीधा चलना है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ खेलते हैं। हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद होने चाहिए। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज KMnO4, जो कि हमारे पास में, और K2Cr2 7। कोई भी सेंट्रल एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पर ये +7 और +6 में, इसका मतलब ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड के अंदर और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, टर्शरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं देते। मैं इसको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। यहाँ पर जैसे CH3CH2OH है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH3COH में। और अगर आपका टर्शरी अल्कोहल है, अगर आपका यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल है तो ये आपका क्या होगा, कीटोन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हुए। एल्कीन अगर हमारे पास में है तो ये भी हमारे पास में क्या है,
ये हमारे पास में जैसे टर्मिनल पे हाइड्रोजन है तो इसका मतलब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर दोनों R ग्रुप है इसका मतलब वो क्या है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एल्कीन और एल्काइन को भी एसिड के अंदर कन्वर्ट करवाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये एक स्टार मार्क चीजें ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्बन कितने भी प्रेजेंट हो बेंजीन के ऊपर, वो सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड का। तो पहली कैटेगरी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या हुई बच्चा, KMnO4 K2Cr27, और हमारे पास में ये काम क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं हम, वो होती है आपकी PCC, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट जिसे हम बोलते हैं, CrO3 HCl और pyridine का मिक्सचर, या जॉन्स रीएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर, या कॉलिन्स रीएजेंट CrO3 और pyridine का मिक्सचर। प्लस इसी के साथ में हमारे पास में हम लेते हैं कॉपर 573 केल्विन के ऊपर। ये ऊपर वाले तीनों क्या करते हैं, आपके प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करते हैं। मतलब ये कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं बच्चा, ये क्या कर रहे हैं, RCH2OH, ये केवल हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं यहाँ से। यही होती है हमारे पास में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर आपके पास में यहाँ पर OH है तो उस कंडीशन पे आपका क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या कर रहे हैं, और सेम फंक्शन करता है कॉपर 573 केल्विन के ऊपर, प्राइमरी को एल्डिहाइड और सेकेंडरी को कीटोन। डिफरेंस कहाँ है इन दोनों कैटेगरी में, कॉपर जो होता है टर्शरी अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देता है। टर्शरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है ये, जैसे अगर हमारे पास में CH3CH3CH3OH है तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर H2 पूरा यहाँ से उड़ा के एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास में सेकंड कैटेगरी है जिसमें हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, PCC, जॉन्स रीएजेंट और कॉलिन्स रीएजेंट, इन तीनों का काम एक जैसा होता है। कॉपर 573 डिग्री पर क्या कर 573 केल्विन पर सॉरी क्या कर लेता है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहा है यहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल को यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट करवा देता है। एक री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका HiO4 जिसे हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड जो करता है वो क्या करता है, विसिनल डायोल। विसिनल डायोल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब कीटोनिक ग्रुप के पास में ये OH ग्रुप हो गया आपका यहाँ पर, या डाइकीटोन, अल्फा डाइकीटोन मतलब हमारे पास में ये कंडीशन हो गई जहां दोनों तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनको क्या है ऑक्सीडाइज करवा देता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, HH है हमारे पास में 2 मोल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये अल्फा है, ये RCOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बचा हुआ कीटोन में हो जाएगा। यहाँ से अगेन ब्रेक करेंगे 2 COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इनको ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता है। अगला हम लेके चल रहे हैं यहाँ बेयर्स रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एल्कीन। चैप्टर खत्म होता जा रहा है आपका यहाँ पर। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, 2 OH लगा देगा, डायोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर इसी की जगह हम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड KMnO4 ले लेंगे तो ये एल्कीन को ही क्या कर देगा, वहां पर एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एक होता है आपका बेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं CPBA या फिर CH3COOH, एक पर ऑक्साइड लिंकेज आ जाता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पर एक्सेप्टिंग एप्टीट्यूड रखता है, और उसकी वजह से यहाँ पर OR ग्रुप अटैक कर जाता है। R ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी जो होगी यहाँ पर ज्यादा होगी। ये हमारे पास में हुआ। और एक होता है हमारे पास में MCPBA जिसको हम प्री हैच-बेल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पर बीच में पर ऑक्सी लिंकेज बना लेता है। पर ऑक्सी लिंकेज बनाने के बाद में इपॉक्सी कंपाउंड बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं, इपॉक्सी कंपाउंड बना लेता है। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में ये क्या करता है, इसमें डायोल का फॉर्मेशन करा देता है। तो घूम फिर के हम बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं लेते, ये जैसे शुरू होता है कैटलिस्ट की तरह काम करके निकल लेता है। तो ये हमारे पास में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन HNO3 की प्रेजेंस में अगर करवा रहे हैं या MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये भी हमारे पास में क्या करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, यहाँ एल्डिहाइड को एसिड में और प्राइमरी ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है।
अभी तक हम प्राइमरी अल्कोहल को ही कर रहे थे, या तो में एसिड में, और सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। जबकि MnO2 क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करा देता है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन नहीं देता। तो अगर आप ऑक्सीडेशन का सिर्फ ये पोर्शन भी करके जा रहे हैं ना, तो बहुत आराम से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे इसका। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर रिडक्शन की। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस में करवाऊंगी आपको अभी आगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, वहां मैं उसका पूरा मैकेनिज्म करवाऊंगी। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ये है बहुत ही इजीली याद रखने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, सारे 5 बॉन्ड को तोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड O। कोई भी इस तरीके का बॉन्ड अगर हमारे पास में प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड N, इन सबके पाई बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये है, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवा देगा, CH3 CH3। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, पैलेडियम और हाइड्रोजन ही लेना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको एक H यहाँ अटैक करा, एक H यहाँ अटैक करा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में डिपेंड करता है क्या है। अगर वहां पर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास में नाइट्राइल है इन केस, तो ये क्या करेगा, RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा। दोबारा अगर हम इन तीनों में से ही कोई कैटेगरी ले रहे हैं तो इसे ये प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये ही रिएक्शन अगर निकल की प्रेजेंस में हो रही है आपकी 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप इसको बोलते हैं सेवेडियट-सैंडर्स रिएक्शन। नीट वालों के लिए नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आना ज्यादा माना जाता है, इसलिए आपको नेम रिएक्शन पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके जाना है। आपका सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं इथाइल अल्कोहल और सोडियम की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं बोवलेट ब्रांच रिडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन जो होगा सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड हैलाइड जो होगा और ईस्टर जो होगा अल्कोहल प्लस अल्कोहल में, मतलब सबको ये अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है, उससे फर्दर रिड्यूस नहीं करवाता है साइनाइड को अमाइन के अंदर। कुल मिला के ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से NaBH4 जो हम बोलते हैं NaBH4 सोडियम ब्रोमेट, ये हमारे पास में क्या करता है, इस तरीके से काम करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जैसे ये है अमालगमेटेड जिंक के साथ में जो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमिलरली रोजेनमैन रिडक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टार मार्क क्वेश्चन ये आपका, ये बहुत रिपीट होता है। एसाइल क्लोराइड के साथ जब हाइड्रोजन और पैलेडियम और BSO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बेंच एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बिर्थ रिडक्शन। यहाँ बिर्थ और लिग्नार्ड हम एक साथ लेके चलेंगे। अगर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, एल्काइन चैप्टर का ये मोस्ट रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, अगर नॉन टर्मिनल हमारे पास एल्काइन है और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो आपका क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर ये ही लिग्नार्ड कैटलिस्ट दैट इज पैलेडियम क्विनोलिन की प्रेजेंस के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, यहाँ पर सिस एल्कीन बनता है। ये दोनों एक भाई बहन रिएक्शन है, इन दोनों में से आपकी एक रिएक्शन जनरली पेपर के अंदर होती है। टर्मिनल एल्कीन प्रेजेंट है तो वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, वो उसको सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आपको पता होगा एल्काइन जो होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं नेचर में। एक आती है आपकी स्टीफन रिडक्शन। SnCl2 क्या करता है हमारे पास में, एक बार में एक बॉन्ड तोड़ सकता है, लेकिन Sn और HCl है तो एक बार में 2 बॉन्ड तोड़ सकता है। क्यों, क्योंकि Sn जो होता है अगर अकेला है तो ये Sn+4 तक कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर Sn+2 की फॉर्म में तो ये केवल Sn+4 में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या करता है, नाइट्राइल जो होता है SnCl2 की फॉर्म में पहली स्टेप में क्या करता है, इमाइन बनाता है यहाँ पर, और फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टीफन रिडक्शन। अगला हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड, उल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर अमालगमेटेड जिंक अगर प्रेजेंट है, अभी तक हमने जो भी पढ़े वो क्या एक एक स्टेप पीछे सरका रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कर रहे हैं, कीटोन को आपका केवल सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन आपका क्या करवा रहा है, यहाँ पर ये कीटो ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट है, अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इसका रिडक्शन करवा रहा है। ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन लगाया, एल्केन तक पहुंच रही है कहानी।
अमालगमेटेड जिंक जो करता है वो हमारे पास में क्या करता है, यहाँ पर OH को भी रिड्यूस करवा देता है, लेकिन अगर इसकी जगह हाइड्राजीन प्रेजेंट है आपका तो वो क्या करेगा, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को करवाएगा, वो हमारे पास में उसको अल्कोहल को नहीं करवाता। ये मेन डिफरेंस है दोनों रिएक्शन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। देखिए मैं थोड़ा सा आपको याद करा देती हूँ, हमारे पास में हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम क्या कर रहा है, सबको तोड़ दे रहा है, सबको तोड़ दे रहा है, पाई बॉन्ड को, कोई एक्सेप्शन नहीं। NaBH4 क्या कर रहा है, केवल एल्कीन और एल्काइन का बॉन्ड तोड़ नहीं पाता, बाकी सबके बॉन्ड तोड़ देता है, केवल पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जुड़वा रहा है। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा मिस हो गया है, एक बार मैं बता देती हूँ वो भी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पीछे तो नहीं है, एक मिनट, नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में इसको ये ध्यान रखिएगा, यहां से H नेगेटिव निकलता है, यहां से H पॉजिटिव निकलता है। ये क्या करता है, आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन नहीं कराता, बाकी सबका रिडक्शन करवा देगा। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड है अगर, तो यहाँ पर एक H यहाँ, एक H यहाँ अटैक कर जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस क्या आता है मैडम, आपने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि अगर यहाँ ड्यूटेरियम दे दिया इनकेस यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में D2O दे दिया, तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए इसका D जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। ऐसे ऑप्शंस आपने शीट में क्वेश्चंस में काफी देखे होंगे प्रैक्टिस करते टाइम। तो ये हमारे पास में रिडक्शन था। अब इसके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, अमालगमेटेड जिंक में एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन में कन्वर्जन। वो कृष्णा रिएक्शन क्या है, कीटोन का आपका एल्केन में कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। रेड फॉस्फोरस और HI ये है ऑर्गेनिक का एक रामबाण, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। हमें कैसे याद रखना है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी प्रेजेंट है उसको सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है रेड फॉस्फोरस और HI। एक आता है आपका डाइबल, जिसे हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। ये भी स्टीफन रिडक्शन की तरह काम करता है, पर इसे बोलते नहीं है, बस नाइट्राइल है, जैसे आप पाई बॉन्ड तोड़ेगा, H अटैक करेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करा के उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सेम SnCl2 वाली रिएक्शन है, बट उस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। जब डाइबल की प्रेजेंस में हो रही है तो हम उसे स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब लगभग ना करते भी 1 घंटे के अंदर मैंने लगभग आपको 100 रिएक्शन कंप्लीट करा दिए, इवन 100 से भी ऊपर रिएक्शन कंप्लीट करा दिए। मैडम कैसे दर्शन कराया जाए, चलिए ऑर्गेनिक कैसे समेटी जाती है हम इसे समझते हैं। कोई भी हमारे पास में लाइक एल्कीन है, एल्कीन भी नहीं आर की टर्म में लिख लेती हूँ, चलिए ये फ्लो चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन एल्काइन एक जैसा काम करते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं मेंशन करती, ठीक। और फिर थोड़ा सा इसे बीच में लिख लिया जाए तो शायद मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। एल्केन, एल्कीन, देन एल्काइल हैलाइड, देन आपका अल्कोहल, देन आपका अल्कोहल, देन आपके कार्बोनिल कंपाउंड, देन हमारे पास में एसिड। ये हमने लगभग सा कुछ पढ़ा है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक। ऑर्गेनिक चलती इतनी है, बाकी तो अमाइन है वो अपने आप में अलग ही गेम खेलता है। और उसके अलावा एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़िए। अब हम सोचना शुरू करें फर्स्ट चैप्टर से, वापस फर्स्ट रिएक्शन से। एक्स हट के OH आ रहा है, क्या पढ़ा था हम, आगे का रास्ता येलो से कवर करते हैं। NSR, इसके अंदर जब भी रिएक्शन में देखो एक्वस बेस रिएक्शन SN1 में जाएगी या SN2 में जाएगी, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी ऐसा कन्वर्जन आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने, एडिशन। RH को अगर एल्काइल हैलाइड में कर रहे हैं हेलोजिनेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, ये आपका FSR हो गया। फिर हमने एरोमेटिक की जो रिएक्शंस पढ़ी थी, ये जो बेंजीन के साथ में यहाँ H था और आके अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ हमने लगभग 60 रिएक्शंस जो थी वो वहां पर डन कर ली थी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, आपकी 60 रिएक्शंस ये हो गई थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात कर रहे थे आगे एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया था,
एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने एल्कीन में एल्काइल हैलाइड डाला था या एल्कीन में OH डाला था। अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं Hg+2 की प्रेजेंस में, या H2O को करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, या H2O को करा रहे हैं B2H6 की प्रेजेंस में, ऐसा कुछ था। या फिर हम HX को करा रहे हैं यहाँ पर, या HX को परऑक्साइड के अंदर करा रहे हैं यहाँ। अब थोड़ा सा रिएक्शन के नाम भी लिख लेते हैं फटाफट फटाफट अलग कलर से। हम बोल रहे थे ये आपकी NSR थी, ये थी आपकी FSR थी, ये आपकी थी एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपकी थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये दोनों थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें मार्कोनिस रूल लग रहा था, और ये थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपकी कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, यहाँ आपकी कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हो रही थी। अब और थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम एलिमिनेशन भी पढ़े थे, एलिमिनेशन भी पढ़े थे, तो हमने क्या किया था, उल्टा रास्ता तय किया था एल्कीन और ये। अब इसके लिए हम क्या देखें, अल्कोहलिक बेस। जैसे ये चीज दिख जाए ना आपको लाल खतरा, इसका मतलब उड़ा देना था आपको। अल्कोहलिक बेस जैसी दिखे ना आपको उड़ा देना था, इसने मतलब एलिमिनेशन में रिएक्शन जारी थी। तो ये हमारे पास में लगभग लगभग मैकेनिज्म सबको जोड़ते जोड़ते हुआ। अब एक कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ी थी हमने, अब इसमें भी दो केस थे देखे। अगर SCHO अगर RCHO में, यहाँ पर RCH2OH में कन्वर्ट हो रहा था, RCHO जो हो रहा था वो किस में हो रहा था, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर हमारे पास में यहाँ पर कीटोन था ना, यहाँ तो RCHO कीटोन नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर हमारे पास में कीटोन था तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था, यही सब हो रहा था। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहे थे, आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस के साथ में, यही हो रहा था। मतलब रिएक्शन कौन सी थी, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब हमने और भी गिचपिच किया था बहुत कुछ, एल्डिहाइड का अल्कोहल में, एसिड का अल्कोहल में रिडक्शन करवा रहे थे। इन सबका मिला के पीछे की तरफ सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करा के आगे की तरफ ऑक्सीडेशन करा के, तो वो इतना सारा हम एक साथ नहीं कर सकते, पर फिर भी हाँ इन सबको देख के आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी क्वेश्चन में पूछा है CH3CH2Bra, अगर आपका यहाँ पर दे दिया H2O और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, और सेम रिएक्शन आपकी दे दी NH2 की, यहाँ पर नहीं अल्कोहलिक ले लेती हूँ मैं, यहाँ C2H5OH NaOH की प्रेजेंस में, तो बच्चा आपको कोई बोलेगा नहीं क्वेश्चन में आके कि ये अल्कोहलिक बेस है, ये आपके पास एक्वस बेस है, आपको पता लगना चाहिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगी आप इस बार के अप्रैल अटेम्प्ट के एटलीस्ट हर सेट के मेंस के क्वेश्चन करके जरूर जाए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं मेंस के नीट में, तो जो बच्चे ऑल डन हो चुके हैं वो उस चीज की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अल्कोहलिक अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका एक्वस बेस हो गया, ये आपको लिख के नहीं मिलेगा, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ आपको आगे याद रखाने के लिए। अल्कोहलिक बेस हो गया हमारे पास में। एक्वस बेस जैसे ही हमने देखा, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन जाएगी OH आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने देखा यहाँ पर अल्कोहलिक बेस है तो रिएक्शन एलिमिनेशन में ले जानी है। अगर हमारे पास में जैसे कि अगर कंपाउंड दे दिया कार्बोनिल ये, और यहाँ पर X पूछ लिया और Y पूछ लिया, और हमें यहाँ पर दे दिया उठा के कि यहाँ ये बन रहा है, हमने जैसे ही देखा कीटोन से टर्शरी अल्कोहल, एक बार फ्लो चार्ट पे नजर डाल लेते हैं। कीटोन से टर्शरी अल्कोहल कार्बन बढ़ते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन रहा था, तो हमने क्या सोचा यहाँ पर क्या लग सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग सकता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक कार्बन बढ़ रहा था केवल, तो हमने लगा दिया यहाँ CH3MgCl हाइड्रोलाइसिस के साथ। इस तरह के से करी जाती है ऑर्गेनिक, और इसी तरीके से होगी प्रैक्टिस। सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म समेटने के बाद आपको रात को सोने से पहले एल्केन से लेकर एसिड तक छापना है, उसके बाद में उसका रास्ता तय करना शुरू करना है, वापस पीछे जाना शुरू करना है। हर रात ऐसा करके सोएंगे नेम रिएक्शंस के साथ, ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए, डटे रहिए। मैं आपके लिए केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट हर एक चीज डिलीवर करती जा रही हूँ नीट के लिए। मैं चाहती हूँ नीट में
आप केमिस्ट्री में 170 से ऊपर स्कोर करें, मेहनत करिए उसके लिए। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प करिए चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए। मैं आपके साथ में लगी हुई हूँ कि इसको नोट्स की या किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बस आपको उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आने वाले चैप्टर्स किस तरीके से होंगे, मैं ऑर्गेनिक को आगे किस तरीके से समेटने वाली हूँ, क्या इंपॉर्टेंट और देने वाली हूँ, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए।